तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल 10 सीटों पर मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है या फिर वोट प्रतिशत कम होने से भारतीय जनता पार्टी परेशान है? हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। कल 10 सीटों पर मतदान हुआ सर। बताया जा रहा है वोट प्रतिशत कई सीटों पर पिछले बार की अपेक्षा कुछ कम है, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ना ना। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा की सीटों पे एक बहुत बढ़िया माहौल है। ये जो कहीं कहीं वोट प्रतिशत कम की सूचना है, हालांकि लोकतंत्र में सभी को वोट देने का हक है, देना चाहिए। मतदान अधिक हो ये अच्छी बात है, लेकिन मतदान कम होने का एक बड़ा रीज़न ये भी लग रहा है, जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिलती है, लोगों से बातों की जानकारी मिलती है, जो अपोजिट पार्टियां हैं, यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो महागठबंधन है, वो महागठबंधन थोड़ा निष्क्रिय है। न रैली है, न जलसे हैं, न जुलूस हैं। तो निष्क्रियता है कुछ उन मतदाताओं में जिनका जुड़ाव अपोजिट पार्टी के लोगों के साथ रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला मतदाता 2014-19 से भी ज़्यादा उत्साह के साथ मतदान कर रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदाता हैं उनका प्रतिशत कम नहीं है, वो खूब वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा थी, जो उद्घोष था उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों को जीतने का, वो इसलिए पूरा होने वाला है कि भाजपा को चाहने वाले मतदाता खूब डट के वोट वोट डाल रहे हैं। सपा, कांग्रेस, बसपा के साथ जुड़े हुए मतदाता कहीं ना कहीं निराशा का भाव लिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा मतदान में कमी लग रही है। विपक्ष ने पहले राम मंदिर का विरोध किया था, अब तो राम गोपाल यादव ने कह दिया कि राम मंदिर जो है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं बना है, उसका डिज़ाइन नहीं सही किया गया। कई साधु संतों ने बहुत कड़ी नाराज़गी जताई है। आप राम गोपाल के यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता श्री राम गोपाल यादव जी का मंदिर के वास्तु पे सवाल उठाना, समय पे सवाल उठाना, ये कोई बहुत नई सी बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि समाजवादी नेताओं ने रामचरितमानस का खुलेआम अपमान किया है, और उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली हैं। अब राम भक्तों पर गोलियां चलाने का मतलब समझते हैं कि राम के भक्तों को मिटाना मतलब राम को मिटाना, और रामचरित्र मानस का अपमान करने का मतलब राम के चरित्र का अपमान करना। अब राम के मंदिर पे सवाल उठाना मतलब राम के मंदिर का विरोध करना। इसकी सजा समाजवादियों को भुगतनी पड़ेगी इसी चुनाव में। मायावती कह रही हैं कि हिंदुत्व की आड़ में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदुत्व, सनातन एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा धर्म है जो वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो विश्व के कल्याण की कामना करता है। जो धर्म, जो संस्कृति, जो विचार विश्व के कल्याण की कामना करता हो, उस विचार के बारे में कोई पार्टी ये कहे कि ये धर्म झगड़े कराता है या फसाद कराता है या अपराध कराता है, तो ये कभी भी किसी को नहीं पचेगा, कोई इस पे भरोसा नहीं करेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता का ये बयान मेरे ख्याल से उन्हीं के लिए आत्मघाती ही साबित होगा। अच्छा, एक सवाल है सर। आकाश आनंद को बसपा ने तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। भाजपा को उन्होंने आतंकवादी पार्टी बताया था, कहा था कि भाजपा के नेता आए उनको जूते और चप्पल से मारना। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि वो आप ही की पार्टी है, आप लोगों के खिलाफ बोला तो मायावती ने उसको हटा दिया ईडी सीबीआई के डर की वजह से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कि नेता के अपने फैसले हैं, वो किसको चुनाव में लगाए, किसको चुनाव में हटाए, इससे हमारा कोई कंसर्न तो नहीं है। लेकिन राजनीतिक परिवेश में यदि मैं इसका उत्तर दूं, तो उसका उत्तर ये है कि बहुजन समाज पार्टी को इस बात का मालूम है कि इस लोकसभा के चुनाव में उनका यूपी में कहीं खाता भी खुलने वाला नहीं है। उनको ये भी मालूम है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में
जो जो पार्टी कभी बहुमत की सरकार चलाती थी 2007 से 2012 के बीच, उस पार्टी का 2022 में केवल एक एमएलए जीतेगा, वो भी अपने संबंध संपर्कों के आधार पर, ऐसी बहुजन समाज पार्टी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो उनको इस बात का अंदाजा है, उनको इस बात का आभास है कि लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का सफाया हो रहा है, खाता भी खुलेगा नहीं, जमानतें बचानी भारी पड़ेंगी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को। तो उन्होंने पहले से ही वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया है, ये जानते हुए कि लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लोग उनकी सभाओं में नहीं आ रहे हैं, जनसभाएं नहीं हो पा रही हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं आनंद के खिलाफ कार्रवाई करके शायद अपनी हताशा निराशा को मिटाने की बात सोच रही है। एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी लखनऊ में मौजूद होंगे और बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय एक रैली और उसी के साथ साथ संविधान बचाने का एक सम्मेलन किया गया है। इनको लग रहा है संविधान खतरे में है। आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को, और ख़ास तौर से राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से? उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ रही हैं ये पार्टियां, और सारे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, हम सब लोग जानते हैं कि इस बार के 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में ये दोनों पार्टियां चुनाव में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। हम जानते हैं, सब जानते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस जिस प्रदेश में 80 पार्लियामेंट की सीटें हों, उस प्रदेश में राहुल जी कोई बड़ी रैलियां नहीं कर पाए, समाजवादी पार्टी कुछ बड़ी रैली नहीं कर पाए, प्रेस करते हैं, छोटे मोटे रोड शो करते हैं और ये समझ के इतिश्री कर लेते हैं, चूँकि उनको मालूम है, राहुल जी जानते हैं कि 2019 में उनकी अपनी परंपरागत सीट अमेठी पर उनको हार का सामना करना पड़ा। रायबरेली में भी संभवतः उन्हें हार का ही सामना करना पड़ेगा। तो वो केवल एक क्षणिक राजनीतिक एक तरह से रस्म अदायगी के लिए, मैं ये कहूँगा, केवल कांग्रेस और सपा राजनीतिक रस्म अदायगी के लिए काम कर रही है। धरातल पर न कांग्रेस न सपा का विचार बचा है, न संगठन बचा है, न पब्लिक के बीच में कोई उनका रुझान बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है, और उसका कारण है 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर जिस संकल्प के साथ काम किया, उससे देश भी आगे बढ़ा, विरासत भी मजबूत हुई, विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ा। उत्तर प्रदेश की 7 साल की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, या यूँ कहिए कि डबल इंजन की सरकार में, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में प्रचंड चुनाव में सफलता के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।